चलो देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी तक आप लोगों ने कुछ लेखकों के बारे में अच्छे सीख लिया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इतिहास का मतलब होता क्या है ना। जब तक आप इतिहास में डेट को न पढ़ें तो इतिहास का कोई मतलब नहीं। इतिहास किसको कहते हैं? जो बीत गया है, और बीता हुआ चीज़ ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास में सबसे बड़ी बात क्या होती है? तारीख का। बिना तारीख का इतिहास कोई मायने नहीं रखता। तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे कैसे लिखा गया। तो देखो, पहले ये जान लो कि साहित्य किसे कहते हैं, और कुछ साहित्य की लाइनें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य के विषय में कहा जाता है समभावे साहित्यम। समभावे साहित्यम, समभावे साहित्यम। और अगर आपसे पूछा जाए साहित्य किसे कहते हैं, तो आपको बता दिए हैं, इसके पहले भी बता दिए, आज फिर हम बता दे रहे हैं। 3 कंडीशन होना चाहिए किसी साहित्य को साहित्य होने के लिए। साहित्य किसका हिस्सा है? वांग्मय का। वांग्मय के अंतर्गत 3 आता है, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता माने जहाँ अर्थ महत्वपूर्ण हो, शब्द महत्वपूर्ण। शास्त्र जहाँ शब्द महत्वपूर्ण हो, और साहित्य जहाँ 3 चीज़ें हों उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य। जहाँ शब्द और अर्थ के बीच, हाँ, शब्द और अर्थ के बीच किसकी प्रतिस्पर्धा हो? हाँ, प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो। ठीक, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो, हाँ, महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। यहाँ महत्व की प्रतिस्पर्धा भी लिख सकते हो, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। दूसरा क्या होना चाहिए साहित्य होने के लिए? सहित। स प्लस हित। सहित मतलब समाज का क्या हो? व्यापक हित हो, जिसमें समाज का क्या हो? समाज का व्यापक हित हो, व्यापक। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? सौंदर्य या रमणीयता होना चाहिए। साहित्य होने के लिए उसमें सौंदर्य या क्या होना चाहिए? रमणीयता। सॉरी, सौंदर्य या रमणीयता। हाँ, अब जैसे हम कहें साइंस साहित्य क्यों नहीं, विज्ञान साहित्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सौंदर्य या रमणीयता नहीं है, उसमें केवल और केवल ज्ञान की बातें हैं, इसीलिए विज्ञान साहित्य नहीं है। इकोनॉमी साहित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ लेखा जोखा की बात की जाएगी, रमणीयता या सौंदर्य नहीं है। समाज की भलाई तो है, लेकिन वहाँ रमणीयता नहीं। अब साहित्य के विषय में कुछ पंक्तियाँ हैं जो लोगों ने कहा है, वो पूछता है बार बार, और आप भी ये खूब बोलते हो। साहित्य समाज का क्या होता है? साहित्य, हाँ, समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये पंक्ति पूछता है किसने कहा था? हाँ, ये पंक्ति कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर, एक और हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद। साहित्य समाज का दर्पण है, किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। दूसरा है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित, देखो, प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रत्येक देश का साहित्य, देश का साहित्य, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, संचित प्रतिबिंब होता है, बिंब होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपसे ये दोनों प्रश्न खूब पूछता है। रामचंद्र शुक्ल हम लिख दे रहे हैं, आप जानते हो आचार्य। रामचंद्र है, चंद्र नहीं, रामचंद्र शुक्ल कि चंद्र है? शुक्ल, हाँ, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो ये दोनों पूछा जाता है, आप याद रखना। ये खूब आप बोलते भी थे, लेकिन ये नहीं जानते थे किसने कहा है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, कौन कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य समाज का दर्पण है किसने कहा? और प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित वर्णन संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसने कहा? जैसे आप कहीं किसी देश के साहित्य को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ की जनता के विषय में आप समझ पाएंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद का गबन पढ़ेंगे, गोदान उपन्यास है, कहानी भी एक साहित्य के अंतर्गत आता है, उपन्यास भी साहित्य के अंतर्गत, तो उन्होंने गोदान किया है। तो यहाँ भारत में भारत उसको पढ़ने से पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग, माने कोई गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, मर जाए तो उसके पास कुछ हो या ना हो, उसके पास खाने को ना हो, लेकिन उससे यहाँ के लोग क्या करवा देंगे? गाय का दान जरूर करवाएंगे, तभी फलित होगा। कहते नहीं गाय दान दीजिए, मर गया कोई तेरहवीं करते हैं, उसके पहले क्या किया जाता है? गौदान किया जाता है। तो वही लिखे हैं गोदान ना। तो यहाँ के समाज का ऐसे पता चलता है कि यहाँ का समाज किस प्रकार से है, किस प्रकार से भ्रम में जी रहा है ना। ये सब बताता है कौन? साहित्य यहाँ का। तो यही इन्होंने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? साहित्य समाज का दर्पण है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। किसने कह दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों कोटेशन आप याद रखना, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, आप बता सकते हो साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, समाज का व्यापक हित हो, तथा उसमें सौंदर्य या रमणीयता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य के विषय में 2 पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं साहित्य को लिखने की शुरुआत सबसे पहले किसने की और कब कब कैसे कैसे चालू हुआ, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक। और समझते चलेंगे क्या क्या है। मिटा दें इतना। चलो देखो अगला, अब साहित्य लेखन की परंपरा। साहित्य लेखन परंपरा, अब हम लोगों को देखना है साहित्य लेखन परंपरा। साहित्य लेखन परंपरा, लेखन परंपरा, साहित्य लेखन परंपरा। अब साहित्य लेखन परंपरा में देखिए, सबसे पहले साहित्य को लिखने का प्रयास किया था गारसा दत्तासी ने। किसने? गारसा दत्तासी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ एंदुई हिंदुस्तान, उसकी किताब का नाम है। सबसे पहले लिखा किसने साहित्य को? तो पहली बार लिखने का प्रयास किया था गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रेंच हैं, फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी हैं। तो ये किस भाषा में लिखे हैं? फ्रेंच भाषा में। ये किताब कौन सी लिखे हैं? इस्तेवार द ला लेतरेतुई एंदुई हिंदुस्तानी न। अब यहाँ देखो, स्थावर का मतलब होता है इतिहास। हिंदी में स्थावर को कहोगे तो इसका मतलब क्या है? इतिहास। लेतरेतुई माने क्या? साहित्य। एंदुई माने हिंदी। हिंदुस्तान माने हिंदुस्तान। तो माने क्या? स्थावर माने क्या? इतिहास। लेतरेतुई माने क्या? साहित्य। लेतरेतुई माने क्या? साहित्य। एंदुई माने क्या? हिंदी। हिंदुस्तान माने क्या? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का साहित्य, हिंदुस्तान, ठीक। तो ये भी अगर प्रश्न पूछ ले कि लेतरेतुई का मतलब क्या है, तो आप समझ लेना क्या है। स्थावर का मतलब क्या है? इतिहास। ये प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले
माने इतिहास को माने साहित्य को लिखने का प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी। साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया? गारसा दत्त। साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया। किस किताब में किया? इनकी किताब का नाम इस्तेवार द ला लिटरेतुई एंदुई हिंदुस्तान न। ये किस भाषा में लिखे थे? तो फ्रेंच भाषा में। ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। ठीक, अब फ्रेंच भाषा में लिखा तो इन्होंने कितने कवियों का वर्णन किया है? तो 738 कवि का वर्णन किया है अपने इतिहास में। कितने कवि का? 738, जिसमें से 72 हिंदी के हैं और शेष उर्दू के। इसमें से 72 किसके हैं? हिंदी के। और शेष किस चीज़ के हैं? उर्दू के। हिंदी और शेष हैं उर्दू के, बाकी शेष उर्दू के। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की? गारसा दत्तासी। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? इस्तेवार द ला लिटरेतुई एंदुई हिंदुस्तान। एंदुई। फिर दूसरी बार प्रयास करेंगे, देखो, हाँ, दूसरी बार प्रयास करेंगे महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल। इनकी किताब का नाम क्या है? हाँ, भाषा काव्य शास्त्र। भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के नाम से ये किताब लिखेंगे न। भारत साहित्य का, भारतीय साहित्य का इतिहास, ये हिंदी का प्रथम होगा। ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ होगा। हिंदी इतिहास का प्रथम ग्रंथ। हिंदी इतिहास लिखने का प्रथम ग्रंथ कौन था? जैसे इन्होंने लिखा तो लेकिन किस में लिखा? फ्रेंच में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने फ्रेंच में लिखा, लेकिन हिंदी में पहली बार किसने लिखा? महेश दत्त। महेश दत्त शुक्ल। और किस किताब में लिखा? भाषा काव्य संग्रह। और किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। ठीक, ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। और ये कब लिखा गया? ये डेट भी पूछता है, 1873 में। ठीक, तीसरा बार प्रयास करेंगे शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर, राइटर का नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। और इनकी किताब का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर राइटर हैं और इनकी किताब का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, अपने ही नाम से लिख दिए हैं, शिव सिंह सरोज। इसी को कहा जाता है उर्दू में तखल्लुस। अपने ही नाम को कविता में ला देना तखल्लुस कहलाता है। ठीक, शिव सिंह सरोज। और ये 1883 में लिखी गई है। 1883 में। ठीक, ये हिंदी का सेकंड ना, हिंदी का सेकंड, हिंदी का सेकंड ग्रंथ है। द्वितीय ग्रंथ। द्वितीय ग्रंथ। ठीक, अभी तक ये देखो, ये तीनों के तीनों लोग काल विभाजन नहीं किए हैं। जैसे काल विभाजन आप जानते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये आप रटो मत, अभी हम रटा देंगे, याद करा देंगे ना। आदि, भक्ति, रीति, आधुनिक। आधुनिक काल में भी कई काल, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, नई कविता, साठोत्तरी, ये सब आएगा आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले आप ये जानते रहो कि सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी। प्रयास तो किया, भले से उसने हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? गारसा दत्तासी। अपनी किताब किसमें? हाँ, अपनी किताब का नाम इस्तेवार द ला लिटरेतुई एंदुई। इस्तेवार का मतलब क्या होता है? इतिहास। इस्तेवार का मतलब फिर दोबारा, ये तो फ्रेंच में किए, पहली बार हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया? महेश दत्त शुक्ल ने। इनकी किताब का नाम भाषा काव्य संग्रह। फिर बाद में दूसरी बार प्रयास किसने किया हिंदी में लिखने का? शिव सिंह सेंगर। और किस किताब के नाम से? शिव सिंह सरोज के नाम से। अब अभी तक ये जो भी राइटर हैं सब के सब काल विभाजन नहीं कर रहे हैं ना। अभी ये माने विभाजित करके काल माने समय को विभाजित नहीं कर रहे हैं कि इस समय क्या रहेगा, इस समय क्या रहेगा, इस समय क्या रहेगा।
चौथा राइटर जो आएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही काल को विभाजित करेंगे, काल विभाजन करके लिखेंगे। राइटर नंबर 4 हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ, जिन्होंने आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा है। पूछेगा आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अभी हम लोग लिखेंगे कि आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है। अगर आज हो गया तो आज, नहीं तो कल। ठीक, तो इसके बाद कौन सा किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी किताब का जो नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आप क्या? हिंदुस्तान ना। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन करके लिखा? जॉर्ज अब्राहम। तो इन्होंने क्या किया? काल विभाजन करके लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास किया। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये पहली बार प्रयास करेंगे 1888 में, पहली बार। कब? 1888 में। और नामकरण भी यही करेंगे। क्या नामकरण? हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण का प्रयास और काल विभाजन करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम। अब ये चारों का चारों याद रहेगा आपको, क्या क्या बता दिए हैं, अच्छे से याद है। सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया? गारसा दतासी। उनकी किताब का नाम इस्तेवार दलाल लिटरेतोई एंदोई हिंदुस्तान। फिर वो तो फ्रेंच में था, हिंदी में पहली बार प्रयास किसने किया? महेश दत्त ने। कब किया? 1873 में ना। और किस नाम से? भाषा काव्य शास्त्र। दूसरा हिंदी में प्रयास किसने किया? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में। अभी तक ये सभी जितने भी थे, ये हिंदी का सेकंड ग्रंथ था। अभी तक ये लोगों ने काल विभाजन नहीं किया था और नामकरण भी नहीं किया था। पहली बार काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास करेंगे कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार काल विभाजन करके कौन लिखेगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक, इनकी किताब का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने ही पहली बार नामकरण का प्रयास किया और काल विभाजन का भी प्रयास किया। कब किया? 1888। अभी और इतना उतार लो तो हम एक दो राइटर को देख ले रहे हैं, फिर आगे। ठीक, अब देखो अगला हम मिटा दे रहे हैं ना। अब आपसे पूछेंगे, बता लोगे ना। सबसे पहले गारसा दतासी, उसके बाद बोलो महेश दत्त शुक्ल। किस किताब में? भाषा काव्य संग्रह। तीसरी बार किसने किया? शिव सिंह सेंगर। किस किताब में? शिव सिंह सरोज, 1883। इसके बाद काल विभाजन और पहली बार नामकरण किया किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम 1888 में। ठीक, किताब का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ। अब पांचवी प्रयास, 4 लिख लिए ना, पांचवा लिखो मिश्र बंधु, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। इसको लिखा किसने? किताब का नाम है मिश्र बंधु विनोद ना, मिश्र बंधुओं ने लिखा। पूछता प्रश्न आपसे खूब है। मिश्र बंधु के अंतर्गत 4 नाम दे देगा, 4 नाम, एक नाम उसमें नहीं रहेगा। ये मिश्र बंधु कौन कौन है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, ठीक, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी।
और सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी आपसे देगा क्या, 4 नाम देगा, कहेगा इनमें से मिश्र बंधु कौन नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, मनोहर बिहारी और सुखदेव बिहारी। मनोहर बिहारी नहीं है। ऐसे 4 नाम देगा, कहेगा इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है। बता लोगे अच्छे से। तो ये किसने लिखा, मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधु में कितने भाई, 3 भाई। कितने भाई, 3। मिश्र बंधु में कितने भाई, 3 भाई। तीनों के नाम याद हैं, कौन, गणेश, सुख, श्याम। गणेश, सुख, श्याम। गणेश, सुख और श्याम, 3। ठीक, ये 3 भाइयों ने लिखा। इसको 4 खंडों में लिखा। कितने भाग में लिखा, 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में लिखा गया। अब आपसे पूछेगा 4 भाग में, 3 भाग का प्रकाशन एक समय में हुआ और 1 भाग का अलग। तो 3 भाग का हुआ कब, 1913 में 3 भाग का, और 1934 में 1 भाग का। 1934 1 भाग का प्रकाशन कब किया गया, 1934 1 भाग। और 3 भाग का प्रकाशन कब किया गया, 1913 में। 1913 में 3 भाग का प्रकाशन किया गया। तो कितने भागों में प्रकाशन इसका हुआ, 4 भाग में। तो कब कब किया गया समझ गए। और हाँ, 3 भाग 1913 में और 1 भाग 1934 में। 1934 मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद 5वां है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जानते ही हो साहित्य के, अगर छायावाद का डॉन कहा जाए तो किसे कहते हो। चिंतामणि निबंध किसने लिखा, रस मीमांसा किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, रस मीमांसा, त्रिवेणी किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खूब याद करके रखना निबंधों को। रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि। और ये छायावाद के डॉन हैं, जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं फिर सिद्ध करने में बहुत टाइम लग जाता है। मसनवी को इन्होंने कह दिया, आज तक लोग सिद्ध कर रहे हैं मसनवी क्या है, प्रेम गीत ना। तो जानते रहो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं पहले ना, आप देखिएगा वीडियो समझ में आएगा। तो अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। नाम ही से लिख दिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का इतिहास। किसने लिखा हिंदी साहित्य, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसको प्रकाशन किया गया किसके द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। और 1929 में प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में छापा गया, ये छपा। ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे मान्य किसका माना जाता है, आचार्य रामचंद्र। सबसे मान्य हिंदी साहित्य का इतिहास किसका माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कब लिखा गया, 1929 में इसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा छापा गया। ठीक, ऐसे लिखा किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सबसे मान्य यही है। ठीक, इसके बाद 7वां लिखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक, अब आलोचना किसे कहते हैं बता दिए हैं। आलोचनात्मक इतिहास। नात्मक इतिहास। इसको किसने लिखा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और 1938 में, ये डेट आपको अभी पता चल जाएगा 1938 में कौन सा युग था। 1936 में छायावाद युग क्या होगा, समाप्त होगा ना। तो
38 में लिखा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक एकांकी बहुत प्रसिद्ध है, दीपदान। पूछेगा प्रश्न, दीपदान किसकी एकांकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ये खूब पूछता है। जैसे एक घूंट किसकी है? जयशंकर। एक घूंट किसकी एकांकी है? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है, एक अंक वाले नाटक को एकांकी। ये था पूरा। अब बताओ अगला एक और लिख लो, 8वां ना। अच्छा हाँ, इन्होंने ही माना था हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन? लिख दे रहे हैं, हिंदी के पूछेगा आपसे प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि, आपसे प्रश्न पूछे तो बता लेना, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? कवि हैं सरहपा, सरहपा ना। लेकिन इन्होंने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको मान लिया है? हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि, कवि स्वयंभू को मान लिया है, स्वयंभू। तो आपसे पूछा जाएगा जो कि ये हैं किसके? स्वयंभू। वास्तव में अगर ऐसे पूछा जाए तो अपभ्रंश के हैं, अपभ्रंश के, अपभ्रंश के पहले कवि हैं। अपभ्रंश के पूछा जाएगा, अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि अपभ्रंश के पहले कवि कौन हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश के पहले कवि कौन हैं? लेकिन हिंदी का प्रथम कवि किसने इनको मान लिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन? सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, हिंदी के प्रथम कवि। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको मान लिया है? स्वयंभू को। स्वयंभू किसके कवि हैं? अपभ्रंश के। अपभ्रंश। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा अपभ्रंश क्या है, पाली क्या है, प्राकृत क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। अब बिना डेट का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बेकार है। अब इतना उतार लो, जो जरूरी था इतना बता दिए। अब हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास डेट के साथ। सबसे पहले आया संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और संस्कृत 2 खंडों में बटा, वैदिक और लौकिक। पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद नई हिंदी या आधुनिक हिंदी। ठीक, इतना उतारो तब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। फिर से उतार लो तब। अगला अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोगों के पास हिंदी का विकास हो, हिंदी का विकास कैसे हुआ, और तब हम लोग डेट वाइज सब कुछ समझते जाएंगे, कैसे कौन सा डेट आएगा क्या कैसे। ठीक, पहले आप देख लो कि हिंदी कैसे आई, हिंदी किस तरीके से गति करते हुए आई है। सबसे पहले हिंदी नहीं थी, हिंदी नहीं थी तो पहले लोग, जो हमारे यहाँ भी जो लोग थे, वे वेद पुराण को बोला करते थे। महर्षि वाल्मीकि आप जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि ने पूरे रामायण की रचना किसमें कर दी? संस्कृत में। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास। ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रामचरितमानस और रामायण वही है। नहीं, रामचरितमानस को लिखने वाले कौन हैं? तुलसीदास। जबकि रामायण को संस्कृत में लिखा है वाल्मीकि ने। तो सबसे पहले जो चल रही थी भाषा ना, वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। तो देखो माने भाषा का विकास कैसे हुआ है, पहले ये समझ लो, तब अच्छे से आप पकड़ पाओगे पूरा चीज़। संस्कृत, संस्कृत के बाद संस्कृत 2 भागों में बटा ना। एक का नाम था वैदिक संस्कृत, वैदिक, और एक का नाम था लौकिक संस्कृत। कौन सा संस्कृत? लौकिक। अब ध्यान से समझते जाना जैसे हम बताते चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोली जाती थी हमारे माने पूरे देश में? संस्कृत। संस्कृत, और संस्कृत में भी कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। अब ये ध्यान से सुनो, अब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बोला जाए तो इतना, जैसे आप किसी भी चीज़ के ज़्यादा जानकार हो जाएं, जैसे जो है जिस सब्जेक्ट का, जैसे आप ज़्यादा जानकार हो जाएं, मैथ का ही खूब जानकार हो जाएं आप, या फिर इंग्लिश का ही या हिंदी का ही, तो आपको छोटा मोटा चीज़ एकदम आसान लगने लगेगा। तो आप थोड़ा सा टफ बोलना चालू करोगे। जैसे आपको खूब अंग्रेजी, जिसको कुछ नहीं अंग्रेजी आए,
और जिसको खूब अंग्रेजी आए, जिसको अंग्रेजी कुछ नहीं आता वो बेचारे को छोटा छोटा सेंटेंस ही गोज़ टू होम उसी में दिक्कत होगा, और जिसको बहुत अच्छे से अंग्रेजी आ रहा है उसको तो ही गोज़ टू होम क्या लग रहा होगा, एकदम छोटा मोटा चीज़ है कि नहीं। तो जो वैदिक संस्कृत था, तो जो यह संस्कृत रहा वैदिक, ये धीरे 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 क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, तो इसको लोग और कठिन बनाते चले गए, ज़्यादा नियम आने लगा इसमें। जैसे कोई चीज़ थोड़ा सा आसान हो गया, जैसे पहले आप लोग कक्षा 4-5 में सीखे होंगे, 7 में, वह जाता है वह खाता है, उसके बाद आप क्या कर लिए ना, कुछ गैर जिम्मेदार लोग देश की छवि को जानबूझकर ख़राब कर रहे हैं, बनाना चालू किए, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा किए कि नहीं, तो अब कठिन होता चला जाएगा। तो ऐसे ही वैदिक संस्कृत भी नियम कानून में बधा और कठिन होना चालू हुआ। तो वैदिक के बाद क्या बोला गया, लौकिक। अब लोगों के द्वारा बोली जाने लगी, जो थोड़ा सा टूटा फूटा करके, अच्छे उतना ठीक से नहीं, थोड़ा सा चेंज करके, संस्कृत को ही चेंज करके बोला जाने लगा, उसको कहा जाने लगा क्या, लौकिक। लौकिक संस्कृत के बाद और ये कठिन हुआ, जब ये भी नियम कानून में बध गया, तो इसके बाद अगले भाषा का इजाद हुआ जिसे कहते हैं पाली। पाली भाषा में महावीर प्रसाद ना, महावीर प्रसाद को आप जानते होंगे, जैन धर्म के महावीर ना, महावीर स्वामी आप जानते होंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक। पाली के बाद आया कौन सा, प्राकृत भाषा। कौन सा भाषा, प्राकृत। प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, चौथा भाषा आया अपभ्रंश। अपभ्रंश अभी जो लिखे थे अपभ्रंश, अपभ्रंश के पहले कवि कौन है, स्वयंभू। याद करो, यहाँ से अपभ्रंश था, अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू, अपभ्रंश के पहले कवि। लेकिन राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि मान लिया है, किसको, स्वयंभू को। अब क्लियर हुआ। अपभ्रंश के बाद आया अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट। अवहट्ट के बाद तब आया है कौन, हिंदी। अवहट्ट के बाद आया है हिंदी। ये है हिंदी आने का दौर। अब बताओ, अब आप हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इतिहास, और बिना डेट का कोई इतिहास होता है। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। अगर मत बताओ आज़ाद हुआ तो कोई मतलब रहा इतिहास का। तो इतिहास कब कहोगे, जब उसका डेट हो। तो बिना डेट का ये सब आएगा। जैसे सबसे पहले संस्कृत लोग बोल रहे थे, और संस्कृत में कौन सा, वैदिक संस्कृत, जो आप लोग अभी भी हम लोग अगर वैदिक संस्कृत पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ पाएंगे, टफ है। उसके बाद कौन सा संस्कृत आया, लौकिक, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली। फिर लौकिक संस्कृत भी कठिन हुई। जैसे कोई चीज़ ज़्यादा देर तक रहेगा ना, कुछ दिनों तक पढ़ते पढ़ते लोग एकदम, लोगों को सरल लगे। यही मैथ कक्षा 10 का रोज़ पढ़ते रहो, 3-4 साल पढ़ लो, तो कैसा लगने लगेगा, हवा लगने लगेगा, सरल लगने लगेगा। तो आप इसमें थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लाओगे कि नहीं। तो इसमें भी लोग बोलने लगे, बोलते बोलते एकदम अच्छा से जान गए, तो इसको और कठिन करने लगे। जब इसको कठिन करने लगे तो जो नॉर्मल आदमी है, जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, इसको छोड़ करके कहाँ कूद गए, पाली में। फिर पाली से कहाँ आ गए, ये भी कठिन हुआ, नियम कानून में बना। नियम कानून में जो भी चीज़ बजेगा वो क्या हो जाएगा, कठिन। तो ये भी कठिन हुआ। ऐसे कठिन होते होते किसका विकास हो गया, हिंदी का। और हिंदी के विकास में भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। अब देखो, वैदिक संस्कृत, जब तक किसी इतिहास में डेट न पड़े, तो बिना इतिहास हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और बिना डेट का कोई इतिहास नहीं। अब डेट को समझने से पहले आप ये समझ लो कि BC किसे कहते हैं और AD किसे कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से देखो, हम डेट डाल दे रहे हैं। ये यहाँ मान लो ईसा मसीह, क्यों, क्योंकि कैलेंडर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम सब ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं। इसको बनाने वाले यूरोपीय हैं। हम लोगों का कैलेंडर अलग है, जिसमें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, फागुन ना ये रहता है। हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं। तो हम लोग किसका फॉलो कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी यूरोपीय कैलेंडर को। तो इसमें इन लोगों के जो देवता हैं कौन है, ईसा, जो आप लोग देखते होंगे पीके पिक्चर में दिखाया है, शराब चढ़ाने चला जाता है कहाँ, चर्च में। तो ईसा मसीह, तो यानी ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0 AD में, 0 AD। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला समय, जन्म के कब वाला समय, पहले। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, या तो पहले या तो बाद। ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले को समय को कहते हैं BC। क्या कहते हो, BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, जन्म लेने से पहले, बिफोर क्राइस्ट।
ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इधर वाले डेट को कहा जाता है एडी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, डोमिनी, ठीक, एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ये भी समझ लो, जैसे ये वाला डेट अगर 2000 आज है ना, तो ये घटते हुए क्रम में आएगा। 2000 के बाद आएगा 1000, 1000 के बाद आएगा 500। ये क्या हो रहा है, डेट देखो लगातार लगातार घट रहा है। जब यहाँ से जब जन्म हो जाएगा इनका, यानी यहाँ तक पहुँच जाओगे, तब जो डेट आएगा वो क्या होगा, डेट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ आ गया 2001, 2000 आ गया ना, ये 2000 एडी वाला है। तो 2000 के बाद 2001, 2002, 2003, 2000 से आज चल रहा है 2024। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो एडी में डेट क्या होता है, बढ़ता है, जबकि बीसी में डेट घटता है। समझ गए? यानी अब एडी और बीसी कहीं लिखा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्लियर। यानी जन्म से पहले वाला बीसी और जन्म के बाद वाला एडी, जन्म के बाद वाला एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। क्लियर? अब देखो ये जो वैदिक संस्कृत था ना, ये 2000 बीसी से यानी 1000 बीसी। अब क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब समझा दिए। बीसी का मतलब क्या हो रहा है, अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले। लौकिक संस्कृत भी 1000 से 500, 1000 बीसी से 500 बीसी तक, ठीक, 500 बीसी, ये बीसी है, समझ गए ना, ये बीसी है। इसके बाद पाली जो आया 500 बीसी से 0 एडी। अब 0 एडी हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, ईसा मसीह के जन्म पे। 0 मतलब ईसा मसीह का क्या है, जन्म है। 0 एडी मतलब ईसा मसीह का जन्म। अब डेट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अब प्राकृत की शुरुआत कब हुई, 0 एडी से 500, 0 से 500 एडी, ठीक। और 500 एडी से अब भ्रंश की शुरुआत 500 एडी से 700 एडी तक या 900 एडी तक, 700 या 900 एडी। ये 700 को मानेंगे रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए 700 वाले को कौन मानेंगे, रामचंद्र शुक्ल। अब आप जानते ही हो कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं, तो 700 एडी कौन मान लेगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक। इसके बाद अवहट्ट की शुरुआत 700 एडी या 900 एडी से 1100, 700 या 900 से कितना, 1100 एडी। और इसके बाद हिंदी का 1100 से अब तक का समय जो रहा है, 1100 एडी से अब तक, ठीक, अब तक का समय कहलाता है क्या, हिंदी का समय काल, ठीक। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब आप बता लोगे। सबसे पहले क्या आया, संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत को कितने भाग में बांटा, 2, पाली और प्राकृत। पाली और संस्कृत को 2, वैदिक और लौकिक। वैदिक का समय काल 2000 से 1000, 2000 से लौकिक का 1000 से 500। उसके बाद पाली आया। पहले ऐसे रट लो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं ना। सबसे पहले संस्कृत को कितने भाग में, 2, कौन कौन, वैदिक संस्कृत और लौकिक, उधर मत देखो। उसके बाद कौन आया, पाली। उसके बाद क्या आया, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट के बाद हिंदी, तो हिंदी का विकास कैसे हुआ समझ रहे हो, कितना ऊपर से चलते हुए कौन आया है, हिंदी। इतना टाइम से 2000 से लेके 1100 आने में, 2000 बीसी से 1100 एडी आ करते तब हिंदी का जन्म हुआ, उद्भव और विकास हुआ, ठीक। अच्छे से विकास यहाँ हुआ। अब आपको डेट क्लियर हो गया। 2000 से 1000, 1000 से 500, 500 से
0 0 से 500, 500 से 700 या 900, फिर 700 से 1100, 1100 से अब तक। कोई कन्फ्यूजन नहीं, डेट एकदम अच्छे से क्लियर, पूरा BCAD का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोगों को देख लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल ना मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भाग में पढ़ेंगे, एक भक्तिकाल और एक रीतिकाल, और उसके बाद आधुनिक काल। कितने काल में पढ़ेंगे? 4 काल में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। क्लियर? इतना उतारो तब हम उसको लिख देते हैं। एक बार प्रश्न पूछा था, हिंदी की जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी है कौन? अगर आदि जननी पूछ ले, हिंदी की आदि जननी, तो क्या बताओगे? आदि जननी। सॉरी, हिंदी पूछा था प्रश्न, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हाँ, हिंदी की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। और जबकि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को। हिंदी की जननी, इसे जननी कहते हैं, और उसे आदि जननी माने दादी है वो, और ये क्या है? माँ है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत, और हिंदी की जननी अपभ्रंश। हिंदी की जननी अपभ्रंश। अब हम इस हिंदी को, अब हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना है ये सब, हम लोगों को डायरेक्ट कहाँ जंप करना है? हिंदी में, क्योंकि हमको हिंदी का साहित्य का ही इतिहास पढ़ना है। अब हिंदी को देखो, हिंदी का काल विभाजन हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी का, इस हिंदी का 1100 या 1000 से इसको शुरुआत माना जाता है। बहुत विभेद है भैया, बहुत इसमें कन्फ्यूजन है। आप लोग इस डेट को कई जगह देखोगे, कहीं 700 से दिया है, कहीं 900 से दिया है। किताब में अलग अलग, किताब में आपके ही किताब में एक देखो, राजीव का आप किताब लिए होंगे, एक अरिहंत का लिए होंगे, दोनों में अलग अलग डेट होगा। राजीव में देखोगे दूसरा रहेगा, अरिहंत में दूसरा मिला, उसमें देखो अलग अलग होगा। तो हाँ, हिंदी, तो हिंदी वाले का जो डेट रहा है 1000 से लिख लो। भैया देखो, इसको 700 भी देता है, 700 से, 900 से, 1000 से, 1100 से, तो हम पूरा लिख दें क्या? 700 से भी माना जाता है, 900 से भी माना जाता है, 1100 से भी माना जाता है। तो हम 1000 से या 1100 से लिख दे रहे हैं। 1000 या 1100 AD से। AD से कब तक? अब तक का, अब तक। इस समय सीमा को कहा जाता है हिंदी का काल। और इस हिंदी को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, मुख्य रूप से 3 भाग में। पहले को कहेंगे आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। और इस आदिकाल को अभी आपको बताए थे वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। अब कल जब आप पढ़ोगे इसको, तो वीर गाथा काल यहाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन है। आदिकाल में हम लोग लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान III के विषय में चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ युद्ध का वर्णन और विवाह का वर्णन है, इसीलिए इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। कल हम लोग आदिकाल के विषय में डिटेल पढ़ेंगे। आज और अच्छे से समझ लो, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? वीर काल से नाम, वीर गाथा काल के नाम से। वीर गाथा काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर। वीर गाथा काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर पूछ ले कोई वीर गाथा, कल पढ़ेंगे हम लोग कि आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है, किसने क्या कहा। तो वीर गाथा काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही काल विभाजन करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, नामकरण करेंगे। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का नाम है, अभी पढ़ाए हैं शुरू में ही आपको। ठीक, तो आदिकाल का जो समय सीमा रहा है 1000 या 1100 से, 1000 मान लो या 1100 से 1350 AD तक है। ये सब AD चल रहा है यहाँ, क्योंकि AD है। इसके बाद दूसरा जो समय सीमा रहा है मध्यकाल कहलाएगा। और मध्यकाल को 2 भाग में बांटेंगे। मध्यकाल को कितने भाग में? मध्यकाल का जो समय सीमा रहा है 1350 से 1850 तक रहा है। 1350 से कितना? 1850। अब देखो इसमें 2 भाग बटा है। कितने भाग? 2। अरे ठीक है, घबराओ मत, आप लोग इतना दिमाग न लगाओ, हम दिमाग लगाए हैं जो सही है ना। ये मध्यकाल को कहेंगे, एक को कहेंगे पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है भैया? इसी को कहते हैं भक्तिकाल। क्या कहते हैं?
भक्ति काल। और भक्ति काल का जो समय काल रहा है ये रहा है 1350 से 1650, 1350 से 1650। और इसी में रहा है उत्तर मध्य काल। कौन सा? उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और उत्तर मध्य काल को दो पार्ट में, और उत्तर मध्य काल को हम और क्या कहते हैं? रीति काल, रीति काल। और रीति काल को हम लोग कल देखेंगे, इसे 4 भाग में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति इतर, रीति मुक्त। कितने भाग में? 4 ना। इसको कहा, इसका समय काल रहा है 1650 से 1850 तक, 1650 से 1850। आप समझ गए? देखो यहाँ 1350 से कहाँ तक, इसको 2 भाग में बांट दिए। देखो 1850 तक आया कि नहीं? तो मध्यकाल का कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1350 से, जिसमें 1350 से 1650 को भक्ति काल कहते हैं, और उसके बाद 1650 से 1850 तक को रीति काल। और इसके बाद तीसरा काल जो आता है इसे कहते हैं आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय काल रहा है 1850 से अब तक, ये रहा है 1850 से अब तक, अब तक। और इस आधुनिक काल को कई कालखंडों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, न छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रपन्नवाद, नकेनवाद, नई कविता, साठोत्तरी, नवगीत, न ये सब पढ़ेंगे। किसमें? आदिकाल में, आधुनिक काल में। भक्ति काल में हम लोग 2-3 पढ़ेंगे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और सगुण और निर्गुण, सगुण और क्या? इस भक्ति काल को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, एक को कहेंगे सगुण और एक को कहेंगे निर्गुण। और अगर आपको पढ़ाते समय कभी हम जब निर्गुण जब पढ़ाए थे आपको किताब, तो निर्गुण माने किसे? निर्गुण माने जिसमें ब्रह्म का कोई रूप न हो, रंग न हो, आकृति न हो, आकार न हो। निर्गुण कौन देश को वासी, ना ये पढ़ाए थे आप लोग को श्लोक। तो वहाँ देखो सूरदास का, निर्गुण कौन देश को वासी, न निर्गुण किस देश का वासी है बताओ मुझे, वहाँ कहे थे सूरदास ने। तो निर्गुण माने जिसमें भगवान का न तो कोई प्रतिमा हो, न रूप हो, न रंग हो। जैसे किसमें? जैसे इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में भगवान को आप पहचानते हो? कुछ नहीं, उनका केवल ऐसे बनाया है। हमारे यहाँ तो भगवान का रूप, रंग, आकृति, आकार सब बनाया गया है। तो उसी को कहते हैं सगुण। सगुण माने जिसका रंग, रूप, आकृति, आकार हो, उसे कहते हैं सगुण। और निर्गुण को ज्ञान मार्गी। और देखो इस निर्गुण को 2 भागों में बांटेंगे। इस सगुण को भी हम लोग देखेंगे कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। इस सगुण को कितने भाग में? 2। एक को कहेंगे कृष्ण भक्ति और एक को कहेंगे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। इस सगुण को 2 भाग में, एक को कृष्ण भक्ति और एक को राम भक्ति, राम भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। और कृष्ण भक्ति को गाने वाले का नाम है सूरदास। कृष्ण भक्ति को कौन गाएगा? सूरदास, सूरदास। और राम भक्ति का गुणगान कौन करेंगे? तुलसीदास रामचरित मानस में। तो राम भक्ति, तुलसीदास, तुलसीदास। और इसमें आएगा ना, इस वाले में निर्गुण में 2, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी और, तो इसमें भी 2, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी, ज्ञान आश्रयी, प्रेम आश्रयी। तो यहाँ ज्ञान आश्रयी और प्रेम, ज्ञान आश्रयी, ज्ञान आश्रयी ऐसे रहेगा, देख लेना अपना, प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। और इसमें भी एक आएगा सूफी काव्य और एक आएगा संत काव्य। एक में कबीर रहेंगे और एक में मलिक मोहम्मद जैसी। सूफी काव्य और संत काव्य, सूफी और संत। ठीक, तो समझ जाएंगे हम लोग। पहले अभी पढ़ेंगे, पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? आदिकाल। जब भक्ति काल में आएंगे तो इसको पढ़ेंगे। फिर जब आएंगे किस में? रीति काल में, उत्तर मध्य काल में यानी रीति काल में आएंगे तो रीति काल को भी हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे ना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति इतर, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति, देखो रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध और रीति इतर, रीति इतर, रीति इतर।
और बिहारी किस कवि के कवि का इतर, हाँ बिहारी रीतिकालीन कवि हैं, खूब पूछता है। बिहारी कौन से कवि हैं? रीतिकालीन। और आधुनिक काल को तो हम कई शाखाओं में पढ़ेंगे, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा हिंदी आपका कंप्लीट, फिर आपका राइटर भी कंप्लीट, ये भी पता चल जाएगा कौन किस युग का लेखक है। क्लियर? आज आपको इतिहास बता दिए, कल हम लोग हेडिंग डाल लो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आदिकाल। और आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल में कौन कौन लेखक रहे हैं? चंद्रवरदाई आदिकाल के हैं ना, पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा, ठीक, वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, बोलो कोई दिक्कत हो तो। ठीक, अब कल पढ़ेंगे इस आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, उतार लो बस। अब अच्छा रिपीट कर लो एक बार। तो हिंदी को कितने कालखंडों में बांटोगे? 3। एक को क्या कहोगे? आदिकाल, एक को भक्तिकाल, एक को आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, अरे भक्ति, हाँ मध्यकाल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक। आदिकाल, मध्यकाल और आदिकाल का समय 1100 से 1300, 1100 से 1300 भक्तिकाल का, हाँ मध्यकाल का 1350 से 1850। और मध्यकाल को कितने भाग में? 2, एक को भक्तिकाल और एक को भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल और भक्तिकाल का समय सीमा 1350 से 1650 और रीतिकाल का 1650 से 1850। उसके बाद कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल में कब से? 1850 से अब तक। और इस आधुनिक काल को हम बहुत खंडों में बांटेंगे, भारतेंद्र युग न, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे छायावाद युग की कवि हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखेंगे आप लोग, महादेवी वर्मा देखेंगे, जयशंकर प्रसाद देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक, उनकी रचनाओं को भी देख लेंगे और ये पूछता है, अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। अब अपडेट तो क्लियर है, पूरा अच्छे से सब कुछ हो गया ना। अब इतिहास आपको क्लियर हो गया होगा। ये हिंदी था, अब कल से हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक, बस।